हिमालय की उन बर्फीली और शांत वादियों की कल्पना कीजिए, जहां सुबह की ताज़ी हवाओं के साथ बौद्ध मठों के भजनों की गूंज सुनाई देती है। एक ऐसा पवित्र और शांत समाज जिसने सदियों से सिर्फ अमन और आध्यात्म की बात की, लेकिन पिछले कुछ दशकों में उसी पावन भूमि की आत्मा को कुचलकर उसे बंदूकों और मिलिट्री बेसिस के साए में जीने पर मजबूर कर दिया गया। अपनी मिट्टी से दूर, अपने घर से बेघर हुए लाखों तिब्बती आज भी अपनी आज़ादी और संस्कृति को बचाने के लिए तरस रहे हैं। पूरी दुनिया इस खामोश दर्द को बेबस होकर देख रही थी, लेकिन आज 2026 की इस बदलती हुई वैश्विक बिसात पर बीजिंग से लेकर लद्दाख की चोटियों तक एक ऐसा कूटनीतिक तूफान उठा है जिसने चीनी कम्युनिस्ट सरकार की रातों की नींद हराम कर दी है। ड्रैगन के रणनीतिकार आज दफ्तरों में नक्शे फैलाकर परेशान हैं, क्योंकि इस बार उनके सामने कोई मिसाइल या फौज नहीं है, बल्कि एक 88 साल के आध्यात्मिक गुरु और तिब्बत के पुनर्जन्म का वो सच है जिसे दबाना चीन के लिए अब नामुमकिन हो चुका है। चीनी विदेश मंत्रालय की बौखलाहट और सीधे तौर पर नई दिल्ली को दी गई चेतावनी महज एक बयान नहीं, बल्कि उस गहरे रणनीतिक खौफ का नतीजा है जिसने बीजिंग के सबसे दुखते हुए दर्द को सरेआम छेड़ दिया है। पूरी बात क्या है, इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन उससे पहले रोज ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पूरे भू राजनीतिक टकराव के केंद्र में वर्तमान 14वें दलाई लामा हैं, जो दशकों से भारत की सरजमी पर धर्मशाला में एक सम्मानित और विशेष अतिथि के रूप में रह रहे हैं। अब जैसे जैसे उनकी उम्र का पड़ाव आगे बढ़ रहा है, उनके उत्तराधिकारी यानी 15वें दलाई लामा के चयन का समय करीब आता जा रहा है, और यहीं से इस महा थ्रिलर की शुरुआत होती है। एक ऐसी चीनी सरकार जो खुद को नास्तिक मानती है, जो भगवान और किसी धर्म पर विश्वास नहीं करती, उसने अजीबोगरीब तरीके से एक ऐसा कानून बना रखा है जिसके तहत उसका दावा है कि अगला दलाई लामा कौन होगा, इसका फैसला सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी करेगी। लेकिन दलाई लामा ने भी अपने फौलादी इरादों से दुनिया को साफ कर दिया है कि उनका पुनर्जन्म सिर्फ और सिर्फ किसी ऐसे देश में होगा जो पूरी तरह स्वतंत्र हो, और उनका सीधा इशारा भारत की पावन मिट्टी की तरफ है। ड्रैगन इस बात को बहुत अच्छी तरह समझता है कि अगर अगला दलाई लामा भारत के लद्दाख, तवांग या सिक्किम जैसे इलाकों में मिल गया तो तिब्बत पर से उसका बचा खुचा मनोवैज्ञानिक कंट्रोल भी हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। दुनिया भर के तिब्बती सिर्फ उसी धर्मगुरु को अपना सच्चा नेता मानेंगे जिसे वर्तमान दलाई लामा और उनके अनुयायी मान्यता देंगे, भले ही चीन बीजिंग में अपनी किसी कठपुतली को डमी बनाकर गद्दी पर क्यों न बैठा दे। ये लड़ाई महज एक धार्मिक परंपरा की नहीं है, बल्कि ये सीधे तौर पर भारत की सीमा सुरक्षा और पूरे हिमालय रीजन में दबदबे की जंग है। तकनीकी रूप से देखें तो भारत की सीमा कभी चीन से लगती ही नहीं थी। हमारे बीच में तिब्बत एक बफर स्टेट की तरह खड़ा था, जिस पर ड्रैगन ने अवैध रूप से कब्जा जमाया। सालों तक भारत इस मोर्चे पर रक्षात्मक कूटनीति खेलता रहा, लेकिन आज का नया भारत बैकफुट पर रहने का आदी नहीं है। अरुणाचल प्रदेश से लेकर लद्दाख तक जिस तेजी से हमने बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है और जिस तरह तिब्बती कूटनीति को एक मजबूत मंच दिया है, उसने चीन को रक्षात्मक मुद्रा में धकेल दिया है। तिब्बत सिर्फ एक भौगोलिक पठार नहीं है, बल्कि ये पूरे एशिया का वाटर टावर है, जहां से ब्रह्मपुत्र जैसी विशाल नदियां निकलती हैं। जो तिब्बत को कंट्रोल करेगा वो पूरे एशिया की जल सुरक्षा और सामरिक ऊंचाइयों को नियंत्रित कर सकता है। चीन ने वहां अरबों डॉलर पानी की तरह बहाकर रेलवे लाइंस और मिलिट्री छावनियां तो बना ली हैं, लेकिन वो आज भी तिब्बती आवाम के दिलों में बसी भारत के प्रति आस्था को नहीं खरीद पाया है। भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर कभी ये नहीं कहा कि वो किसी देश के आंतरिक मामलों में दखल देगी, क्योंकि हमारी रणनीति बहुत शांत और नापी-तुली होती है। हम लोकतांत्रिक मूल्यों और धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं, और नई दिल्ली ने साफ संदेश दे दिया है कि दलाई लामा के धार्मिक मामलों में फैसला लेने का हक सिर्फ उनके अनुयायियों और तिब्बती बौद्ध परंपरा को है, किसी तानाशाह सरकार को नहीं। चीन के भीतर के हालात वैसे बिल्कुल नहीं है जैसा उसका प्रोपेगेंडा मीडिया दुनिया को दिखाता है। शिनजियांग से लेकर तिब्बत तक लोगों के भीतर एक भारी असंतोष सुलग रहा है। बीजिंग को सबसे बड़ा डर यही है कि अगर भारत ने इस तिब्बत कार्ड को सही वक्त पर खेल दिया तो वहां एक ऐसा जन आंदोलन खड़ा हो सकता है जिसे संभालना चीनी सेना के लिए एक भयानक दुस्वप्न साबित होगा। भारत का सांस्कृतिक और आध्यात्मिक प्रभाव दुनिया के किसी भी आधुनिक हथियार से कहीं ज्यादा ताकतवर है, और यही वजह है कि चीनी हुक्मरान अपनी घबराहट छुपाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में गीदड़ भभकियां दे रहे हैं। इस पूरे विवाद ने यह भी साफ कर दिया है कि भारत अब वन चाइना पॉलिसी का राग आंखें बंद करके नहीं गाने वाला है। जब चीन हमारे अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चिन पर अपनी बुरी नजर डालता है, तो भारत के पास भी ये पूरा संप्रभु अधिकार है कि वो तिब्बत की वास्तविक स्थिति और वहां के लोगों के मानवाधिकारों की आवाज पूरी दुनिया के सामने मजबूती से उठाए। चीन की नीति हमेशा से दूसरों की जमीन को धीरे धीरे हड़पने की रही है, लेकिन जब बात दलाई लामा के उत्तराधिकार की आती है तो वो खुद अपने ही बुने हुए जाल में फंसता हुआ दिख रहा है। हिमालय की भू राजनीति में तिब्बत वो धुरी है जिस पर आने वाले दशकों का पावर गेम टिका हुआ है। ये मुकाबला एक तानाशाह सत्ता बनाम लोकतांत्रिक और आध्यात्मिक मूल्यों की सीधी टक्कर है, जहां भारत एक शांत लेकिन फौलादी चट्टान की तरह खड़ा है। चीन भले ही आर्थिक रूप से एक महाशक्ति बन गया हो, लेकिन सॉफ्ट पावर और नैतिक अधिकार के मामले में वो आज भी भारत के सामने बहुत बौना महसूस करता है। इस शतरंज के खेल में भारत अब प्यादों से नहीं बल्कि सीधे वजीर से चालें चल रहा है, जो चीन के हर विस्तारवादी मंसूबे पर पानी फेरने का माद्दा रखती हैं। तो दोस्तों,
चीन की इन तमाम कूटनीतिक धमकियों और घबराहट को देखने के बाद आपको क्या लगता है? क्या अब वो सही वक्त आ चुका है जब भारत को खुलकर तिब्बत के अधिकारों की बात करनी चाहिए और चीन को उसी की भाषा में करारा जवाब देना चाहिए? अपनी बेबाक और राष्ट्रवादी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर साझा करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रोज इस चैनल पर ऐसे ही वीडियो देखने को मिलते हैं। धन्यवाद।